लेक्चर नंबर 41। अच्छा जी, चैप्टर 3 निकाल लें आप हजरात। जैसे आप देख रहे हैं, नॉर्मल क्लास से इतना टाइम नहीं है इसका, क्लास को हमने थोड़ा छोटा ही रखा है, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं भाई ये याद कराइएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आज फिज़िकली क्लास नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है सिर्फ। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ताकि आप जो है वो जब आएँ अगले दिन तो वो हम साथ साथ ही करें। चैप्टर 3 में आए। एथिक्स और एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स। टैक्स लेजिस्लेटर्स होते हैं जी कानून बनाने वाले। कानून बनाने वाले गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में जो कानून बनाते हैं, टैक्स लेजिस्लेटर्स कानून बनाने वाले। अच्छा जी, कुछ कैनन्स हैं टैक्सेशन के, यानी कुछ असूल हैं टैक्स लगाने के जो इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। इसमें ये जो ऊपर वाले 2-3 पैराज हैं ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले ज़रा कैनन समझ लें तो ये बातें पढ़नी आसान हो जाएंगी। कैनन ऑफ इक्विटी, ये जो पहले 4 कैनन्स हैं इनके साथ उसने लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस्ड बाय बाबाजी एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक्स द वेल्थ ऑफ नेशंस। सबसे पहला कैनन है जी इसमें कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी ये है जो हमने टेबल 1 और 2 में पढ़ा था। भाई क्या पढ़ा था टेबल 1 और 2 में, किसी को याद हो? हाँ, टेबल 1 और 2 में पढ़ा था जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसका ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और जिसकी कम इनकम होगी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। भाई किसी के जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि टेबल 1 और 2 के अंदर ये थीम क्या थी, तो वो तो बड़ी सिंपल सी थीम थी कि जिसकी ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, जैसे 0 से 6 लाख इनकम है तो 0 टैक्स। तो डेट इज कैनन ऑफ इक्विटी। दिस प्रिंसिपल सेज दैट पर्सन हु अर्न्स मोर शुड पे मोर टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अर्न्स लेस। As a result, the person earning high income should pay tax at higher rate as compared to a person who is earning less income. It is one of the fundamental concept to bring social equality and equal distribution of wealth in country. Equal distribution means अमीरों से पैसा गरीबों के पास चला जाएगा। Canon of certainty. अच्छा, हमारे लॉ में बड़ी सर्टेनिटी है, बहुत सर्टेनिटी है। अगर कोई घर किराए पे दिया हुआ है तो उसको पता है मैं कौन सी इनकम कमा रहा हूं? हाँ पता है, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड एज सर्टेनिटी। अगर कोई बंदा किसी जगह पे नौकरी कर रहा है तो उसको पता है मैं कौन सी इनकम कमा रहा हूं? जी पता है, डेट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर शेयर बेच देता है, उसको पता है कौन सा चैप्टर लगेगा? हाँ पता है, कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा। तो डेट इज कॉल्ड एज कैनन ऑफ सर्टेनिटी। हमारे लॉ में सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी है या एम्बिग्यूटी है? सर्टेनिटी। द टैक्स दैट अ पर्सन इज गोइंग टू पे शुड बी सर्टन एंड एवरीथिंग शुड बी मेड क्लियर एंड सिंपल फॉर टैक्स पेयर. It ensures that taxpayer should have full knowledge about the amount of tax payment, mode of payment and due date. Due date पाकिस्तान में क्या है? अगले साल की 30 जून खत्म हुआ तो जो अगला 30 सितंबर आ रहा है। अगर ये कैनन एग्जिस्ट ना करता तो फिर इवेजन होती, फिर पता ही ना चलता कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन क्या कमा रहा है। और ये सारी बातें आसान हैं जो आज मैंने ये रखी हैं, ये सिंपल सी बातें हैं। Another aspect of certainty is that government is also certain regarding the amount it will collect. और हुकूमत को भी इससे अंदाजा हो जाता है कि हमने कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। दो कि इतना क्लियर अंदाजा नहीं होता, गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कितने लोगों ने डिविडेंड इनकम कमानी है, बट एक रफ गेस हो जाता है पिछले साल की बेस पर। कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस ये है कि हमारे लॉ में आसानी दी जाए लोगों को।
आसानी कैसे दी जाए, ये नहीं कि 30 जून आपका ईयर एंड है तो आप उससे टैक्स भी 30 जून को ही मांग लें, उसे 2-3 महीने दे दें, 30 सितंबर तक आगे जमा करा दें, बंदा भी रिलैक्स होगा। द प्रोसीजर ऑफ टैक्स पेमेंट शुड बी इजी, कन्वीनियंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली। टाइम वही 30 सितंबर को आ जाए, और तरीका यही होगा, बैंक में जाके जमा करवा दें। तो टाइम और तरीका ऑफ पेमेंट मस्ट बी कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर सो दैट ही इज एबल टू पे हिज टैक्सेस इन ड्यू टाइम, एंड इफ द टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट इज नॉट कन्वीनियंट देन इट विल मे लीड टू टैक्स इवेजन और करप्शन। कैनन ऑफ इकोनॉमी, पत्तोकी के इलाके के अंदर एफबीआर वालों ने अपना दफ्तर खोला। जब पत्तोकी के इलाके के अंदर एफबीआर वालों ने अपना दफ्तर खोला तो उस दफ्तर के खोलने के ऊपर मेरे भाइयों अच्छा खासा खर्चा आया, लैंड खरीदनी पड़ी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, और चीज़ें हुई, तो उस दफ्तर के ख़रीदने में बहुत खर्चा करना पड़ा। और जब पत्तोकी में लोगों से जाके टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया तो ये पता चला कि लोग ऐसे हैं ही नहीं जिन्होंने ज़्यादा टैक्स पे करना हो। तो आप बताएं, उधर दफ्तर खोलने का फ़ायदा हुआ या उल्टा नुकसान हुआ? उल्टा नुकसान हो गया। ठीक है भाई, वो उसको बुलाएं जरा, अब्दुल्ला को, कैमरा इधर करें। मिसाल के तौर पे आपने पत्तोकी में जाके दफ्तर खोला, और पत्तोकी में दफ्तर खोलकर आपने एफबीआर का जो ऑफिस था, एफबीआर के ऑफिस के खर्चे, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिल्डिंग रेंट के ऊपर ली, ये सारे खर्चे एफबीआर के दफ्तर के, ये हुए 7 मिलियन। और जब पत्तोकी में लोगों के घरों में गए और लोगों के घरों में जाके हमने उनसे टैक्स रिकवर किया, तो जब टैक्स रिकवर करने गए तो फिर उधर ज्यादा टैक्स रिकवर नहीं हो सका, 6 मिलियन। आप बताएं, क्या एफबीआर वालों को ये मुनासिब लगा, वारे खाया, इकोनॉमिकल रहा, या उल्टा नुकसान हो गया? उल्टा नुकसान हो गया। ये नोट कर लें, दिस इज कैनन ऑफ इकोनॉमी। हाँ, गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ 7 और गवर्नमेंट को टैक्स रिकवर हुआ 6। एफबीआर गवर्नमेंट एक ही चीज है। हाँ, नेक्स्ट ईयर ज्यादा भी आ जाए, लेकिन एक मिसाल तो इसकी भी देनी है ना मैंने, जो इन्होंने लिखा हुआ है। भाई किसी के जहन में ये ना सवाल है, ये बच्चे मैंने बुलाए हुए थे, कोई ये आ गए थे, अब कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे इस उम्मीद में कि शायद कोई क्लास हो ही जाए, अब वो चार्जिंग केबल चाहिए। इधर ले आओ। कैनन ऑफ इकोनॉमी, द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट, ये कैनन कहता है कि कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स का मतलब लिखे अंडरलाइन करके, एफबीआर के ऑफिस के खर्चे। छोटी छोटी बातें नहीं लिखेंगे याद नहीं रहेंगी फिर। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स का मतलब लिखें एफबीआर के खर्चे, एफबीआर के दफ्तर के खर्चे, ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड। इधर तो हायर आ रहा है हमारी मिसाल में, इसलिए तो कैनन ऑफ इकोनॉमी वायलेट हुआ है। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज 7 मिलियन, कहते हैं इट शुड बी लोअर देन रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन हमारी मिसाल में तो ये लोअर नहीं है, ये काफी हायर है, इसलिए कैनन वायलेट हो रहा है। यहां लिखें कैनन वायलेट हो रहा है, कंप्लाई नहीं हो रहा। कैनन होते हैं सूल। आगे पढ़ेंगे।
The cost of tax collection should be lower than amount of tax received by government. The purpose of collecting tax is to generate revenue for government. If the canon of economy isn't applied, अगर canon of economy apply नहीं होता, the collected amount will not be sufficient for government. तो फिर जो अमाउंट कलेक्ट हो रही होगी वो गवर्नमेंट के लिए काफी नहीं होगी, गवर्नमेंट बेचारी परेशान होगी. नेक्स्ट. अच्छा, ये जो बाबा जी थे ना, जिनका नाम था एडम स्मिथ, ये इस दुनिया से चले गए. बाद में इनके शागिर्दों ने सोचा कि बाबा जी जाने से पहले कुछ और कैनन भी बना जाते तो लोगों के लिए भला हो जाता. तो फिर एक शागिर्द ने आगे बढ़ के कहा कि बाबा जी तो चले गए, कोई मसला नहीं, छिक के रखो काम, हम कैनन बनाते हैं. और तो बाबा जी से भी आगे बढ़ गए ये एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. तो याद रखिएगा, पेपर में ये जो ऊपर वाले 4 हैं ये मेन कैनन्स के नाम से आते हैं, ओरिजिनल या मेन कैनन्स, और जो नीचे वाले हैं वो एडिशनल कैनन्स के नाम से आएंगे. फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस बाबा जी के टाइम. बाबा जी के टाइम में इतना ज़्यादा हुकूमत काम नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद हुकूमतों ने भी ज़्यादा काम करने शुरू कर दिए. अकॉर्डिंगली, इसी की वजह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स गेव, भाई प्रिंट आउट निकाल लो जो लेटेस्ट टाइम के सारे और सारा डेटा अरेंज करके. अकॉर्डिंगली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट गेव द फॉलोइंग एडिशनल कैनन्स. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने नए कैनन्स दिए. इसमें सबसे पहला कैनन इन्होंने दिया जी कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी तो बड़ा सिंपल है, कई क्लासों के अंदर हमने पढ़ा हुआ है. एक थीम है बेसिक, वाज़े तौर पे तो क्लासों में नहीं पढ़ा हुआ, बेसिक सी थीम है. मुल्क में, पूरे मुल्क में 7 कानून हो और 50 अरब रुपया इकट्ठा हो, या मुल्क में 15 कानून बना के 49 अरब इकट्ठा हो. आपको क्या चीज ज्यादा प्रोडक्टिव लग रही है? हाँ, ये ज्यादा प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है ये, और ये वाला नॉट प्रोडक्टिव. ज्यादा कवानीन बनाने से लोग परेशान हो जाते हैं, और कानून कम हो और हुकूमत को पैसा भी इकट्ठा हो रहा हो तो हुकूमत का भी काम चलता है, लोग भी ज्यादा परेशान नहीं होते. हमारे मुल्क में है ना 7-8 कानून तो हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, फेडरल एक्साइज, कुछ 4-5 के तो नाम हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े थे. तो कानून कम होने चाहिए, टैक्स ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए, दैट इज प्रोडक्टिव. It says that there should be fewer taxes. There should be fewer taxes with larger revenue. टैक्स कम होने चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए. Rather than more taxes with lesser revenue. ये सही नहीं है. It is better to impose only those taxes that are able to produce larger returns. More taxes tend to create panic and confusion. Canon of elasticity. इलास्टिक, पता नहीं शायद लास्टिक से निकला जिसे खींचा जाता है. कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो बहुत सिंपल है. हमने जब सीए शुरू किया था तो डिविडेंड का टैक्स रेट था 10%. फिर जब सीए पास किया तो उस वक्त डिविडेंड का रेट था 12.5%, और आजकल डिविडेंड का रेट क्या है? 15% है ना मेरे ख्याल से टैक्स रेट है. तो ये आपके सामने मैंने डिविडेंड के रेट की क्या पेश कर दी है, हिस्ट्री. इसका मतलब है हमारा ला इलास्टिक है, यानी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है रेट बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं. इसकी एक और मिसाल बड़ी ताज़ा सी, पिछले साल सेल्स टैक्स का रेट था 17%, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इस साल रेट हो गया 18%. तो डेट इज कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. कहते जल्दी करें नोट. Taxes imposed should be elastic, that is they can be increased or decreased according to the demands of the government. If the tax is elastic in nature, अगर tax law elastic होगा nature में, government can easily increase its revenue by increasing the rate of
टैक्स, रेट ऑफ टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सच टैक्स कैन बी इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, which is considered very much ideal in accordance with the canon of elasticity. Canon of flexibility. हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है, न्यू एरियाज को टच करता है। सेक्शन 37A किसका था, किसी को याद है? सिक्योरिटीज, जी गुड। सेक्शन 37A सिक्योरिटीज को डील करता था, पब्लिक कंपनी के शेयर्स। आपका क्या ख्याल है, जब कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दुनिया में बना होगा तो क्या उस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 2001 में ये आया था ना मुशर्रफ के ज़माने में, तो उस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ना ये जो सेक्शन है 37 ही था 37A नहीं था। सेक्शन 37 था, 37A नहीं था। 37 कौन सा था? कैपिटल गेन। लेकिन फिर नई चीज़ें आना शुरू हुई, पब्लिक कंपनी के शेयर्स में सागे वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें आना शुरू हुई दुनिया में। उसको सामने रखते हुए फिर लॉ मेकर ने एक नया सेक्शन बना दिया, डेट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। इसलिए हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है। अगर रिजिड होता हमारा लॉ, फ्लेक्सिबिलिटी का ऑपोजिट रिजिड, तो फिर हमारा लॉ कहता है सेक्शन 37 के बाद 37A नहीं आ सकता। ये गलत बात है, पता नहीं है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन आवर लॉ इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल नोट कर लो। न्यू एरियाज हमारा लॉ अलाउ करता है। जैसे अगर आप रिजिड हो तो बचपन से अभी तक 3 दोस्ती आपके बने हैं, और अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप कहेंगे और भी दोस्त बनते रहे। अच्छा, लेकिन खुदा के लिए पेपर में बस यही ना लिखाएगा फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी और अगली लाइन शुरू कर दें कि चलो सिंप्लिसिटी की तरफ चलते हैं। आगे भी लिख के आना है, अ फ्लेक्सिबल टैक्स क्विकली एडजस्ट टू द न्यू कंडीशंस एंड इफ द टैक्स सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल न्यू एरियाज विल रिमेन। इसमें याद करें में एक और चीज भी देखिएगा घर में, अगर ये फ्लेक्सिबल है तो ऐसा है, अगर नहीं है तो ऐसा है। बार बार हर जगह यही लिखा हुआ है, तकरीबन काफी जगहों पे। अगर ऐसा है तो करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मोर टैक्सेस टेंड टू क्रिएट पैनिक। तो दोनों साइडों की बातें हो रही हैं, याद करने में जरा आसानी हो जाएगी। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, द टैक्स सिस्टम शुड बी सिंपल। टैक्स लॉ सिंपल होना चाहिए, पढ़ने में समझने में। हमारा लॉ है नहीं है, ये अलग बहस है। द एंटायर प्रोसेस शुड बी नॉन टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू, और वो देखें वही उल्टी बात अब दोबारा, एंड डिफिकल्ट then it will lead to corruption। आखिरी कैनन जी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा लॉ बड़ा डाइवर्सिफाइड है। पुराना जो लॉ था ना, पुराना, वो सिर्फ कारोबारी लोगों से टैक्स मांगता था। हमारा लॉ बड़ा डाइवर्सिफाइड है, सैलरी वालों से भी टैक्स मांगता है, कैपिटल गेन वालों से भी टैक्स मांगता है, प्रॉपर्टी वालों से भी टैक्स मांगता है, अदर सोर्स वालों से भी टैक्स मांगता है। पुराना जो लॉ था वो सिर्फ टैक्स मांगता था इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों से। तो नाउ इट इज वेरी डाइवर्सिफाइड लॉ। वक्त गुजरने के साथ अब लॉज बड़े डाइवर्सिफाई हो गए हैं। दिस इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता है एक चीज पे रिलाय ना करना, एक से ज्यादा चीजों पे रिलाय करना। अब अगर कभी कारोबारी हजरात ठप हो जाएं तो कम से कम नौकरी पेशा लोग तो शायद हैं, उनसे आप टैक्स ले सकते हैं। वो घर लोगों ने किराए पे दिए हैं, उनसे टैक्स ले सकते हैं। तो हुकूमत कहीं ना कहीं से हुकूमत का रेवेन्यू चलता रहेगा। It says that government should collect tax from different sources. Different sources. Source 1, source 2, source 3. So it says that government should collect taxes from different sources rather than relying on a single resource. If government relies on a single source, it can be harmful for economy. Therefore, government introduces both direct and डायरेक्ट टैक्स ना इनकम टैक्स को कहते हैं, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, और इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स को कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब सेल्स टैक्स शुरू करेंगे तब ये देखेंगे ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। भाई इधर आए।
चलें जी, नाम याद करें। इसको ना सिर्फ नीचे से चक्कर लगवा लें, 1 मिनट खड़े रहिएगा, वाईफाई पकड़ लेगा, फिर ऊपर ले आएगा। अच्छा, कैनन ऑफ इक्विटी बाबा जी वाले, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो इसको आप लोग इस तरह याद करते होते हैं बचपन में, ई सी सी ई सी सी ई। अच्छा, और इसके बाद पी ई एफ एस डी। अब ये पता नहीं कैसे बनेगा। अच्छा, तो ये प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी और डाइवर्सिटी। अब ये ऊपर वाली जो 2-4 लाइनें रह गई थी ये पढ़ लें। एथिक्स मीन्स कैरेक्टर्स एंड कस्टम्स। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टडी एथिक्स। उससे पहले लोग झक मार रहे थे, अजीब बातें करते हैं वैसे ये किताबों वाले भी। एरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने एथिक्स को पढ़ना शुरू किया। ही बिलीव दैट, आदम अलैहिस्सलाम को शायद एरिस्टोटल से ज्यादा ही पता था, कंफर्म है बल्कि। ही बिलीव दैट एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज। एथिकल बिहेवियर तो एक नॉलेज है। दैट एक्शंस आर डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड। आम लोगों के लिए एक्शंस करने चाहिए। टू डिटरमिन व्हाट इज एथिकली गुड फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एरिस्टोटल सेड इट इज नेसेसरी। अब ये दो नंबर का सवाल आ सकते हैं पेपर में कभी, या 1 नंबर का। 3 वर्च्यूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, इस नाम से सवाल कि व्हाट आर द वर्च्यूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। विजडम अकल, अकल की खसूसियात। अच्छी अकल में खसूसियात होनी चाहिए। सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। तो ये एरिस्टोटल से पहले आदम अलैहिस्सलाम को भी ये बातें बताई। एंड इट इज नेसेसरी टू पोजेस। बहरहाल इधर लिखा हुआ है ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टडी। आगे चलें तो 3 वर्च्यूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम नीचे उसने बता दिए। लेजिस्लेटिव ऑफिस। अब ये जो है ना, ये जो 2 लाइनें हैं जरा टफ हैं पढ़ने में, तो इसलिए तो ठीक है, भाई कह रहे हैं इसने स्टडी किया है। ओके, आगे चलें। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। लेजिस्लेटिव ऑफिस बोले क्या है? लेजिस्लेटिव ऑफिस क्या है? MNAs MPAs ये दफ्तरों में बैठे होते हैं ना, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। लेजिस्लेटिव ऑफिस, MNAs MPAs, ये एक पब्लिक का एतमाद है इनके ऊपर, इज अ पब्लिक ट्रस्ट। लेकिन हर वो एफर्ट जो पर्सनल गेन के लिए की जाए, पर्सनल गेन ऑफ MNA थ्रू ऑफिस इज अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। कॉन्सेप्ट आसान है, इंग्लिश मुश्किल है। ये जो आजकल हर जगह खबरों में चला हुआ है, फलां लोग हैं MNA MP अपनी ज़ात का फ़ायदा ले रहे हैं और इन्होंने ये बना लिया, ये बना लिया, तो वही है, एवरी एफर्ट फॉर ज़ाती गेन, ज़ाती गेन थ्रू दफ्तर की कंडक्ट इज अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। या आपने उस ट्रस्ट को ठेस पहुंचा दिए, फिर लोगों ने आप पे जो एतमाद किया था वो गलत एतमाद किया था। आगे चलें। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता है मुल्क का मेन लॉ, आइन। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है, रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर कौन है? वही MNAs MPAs, लॉ बनाने वाले, प्राइम मिनिस्टर और ये सारे। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर्स टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स। MNAs MPAs को चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स बनाएं जिसमें प्रोहिबिट करें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट का मतलब बताएं। पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट।
पब्लिक ड्यूटी ये है कि लोगों के लिए काम करें, और प्राइवेट इंटरेस्ट ये है कि लोगों के लिए काम ना करें, अपने बेटे को ज़मीनें जायदादें ट्रांसफ़र कर दें एमएनए एमपीए बनने की वजह से। इन दोनों के दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है आपके माइंड में। ये लिख लें कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़। ये एक दो बस मुश्किल लफ्ज़ हैं जो इस चल रहे हैं, ले आएं। पब्लिक ड्यूटी लोगों के लिए काम करना, प्राइवेट इंटरेस्ट क्या, अपनी ज़ात को नाजायज़ फ़ायदा देना। इन दोनों के दरमियान बोलें क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। चलें जी। द कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का लॉ, ये चाहता है कि कानून बनाने वाले ऐसी कोड ऑफ एथिक्स बना दें जिसमें मना किया जाए इस लड़ाई को बिटवीन द पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ हु आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर, वही एमएनएज एमपीएस। आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, द मुल्क का कानून चाहता है कि लेजिस्लेटर लॉ बनाने वाले एक ऐसा कानून बनाए जिसमें मना कर दिया जाए लड़ाई को बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, एंड टू इनेक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स। वही मेक भी करें, मेक करने के बाद उसे इंप्लीमेंट भी करें, लगाएं भी। मेक होता है कमरे में बैठ के बनाना, इनेक्ट होता है बाहर आके लगाना। मेक और करें, उसके बाद इनेक्ट करें कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल ऑफिशियल्स, एमएनएज एंड देयर एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिविजन्स। और पॉलिटिकल बेस पे जो पार्टीज डिवाइड, जैसे भी सब डिवीजन हुई हैं पार्टीज, ये सब के ऊपर ये लगे। तो ये दो बातें लिखनी है आपने, नंबर 1 मेक एंड नंबर 2 इनेक्ट। और इसमें से सवाल क्या आएगा? सवाल क्या बन सकता है? अब यही बन सकता है, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स फ्रॉम लेजिस्लेटर। आज तक कभी आया नहीं, लेकिन ये सवाल सर्कल लगा लें, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स फ्रॉम लेजिस्लेटर। कोई 2 नंबर का अगर आ जाए। अच्छा जी, canons of taxation are the basic principle to run a good tax system. Adam Smith was the first to develop these. Later on some new canons were added. These canon help law बनाने वाले in a good tax system. अच्छा जी, अब आपसे कहा था सिर्फ आसान बातें आज पढ़नी है। अब आप आ जाएं ज़रा पेज नंबर 22 पे, पेज 22 पे। ये लोग कौन है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। गुड, एफबीआर। अब पार्लियामेंट वाले कानून, एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के फारिग हो जाते हैं। उस कानून को फिर इंप्लीमेंट किसने करना होता है? एफबीआर का दफ्तर है। अब वो एफबीआर का चेयरमैन अलग होगा, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठा होगा। एफबीआर वालों ने अब इसको इंप्लीमेंट करना है। पहले जरा मुझे एफबीआर की पावर्स बता दें। सबसे बड़ी पावर इनकी कलेक्ट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, फ्रॉम अस, टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग अभी हम पढ़ेंगे वैसे बिजनेस के चैप्टर में, लेकिन आपको शायद याद हो कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 होते हैं, कैश और एक्रूवल। तो किसी ने कैश से एक्रूवल पे जाना हो या एक्रूवल से कैश पे जाना हो, वो किससे इजाजत लेगा? एफबीआर वालों से। टू मेक असेसमेंट ऑफ टैक्स, इसे ऑडिट कहते हैं। ऑडिट भी कर सकते हैं एफबीआर वाले हमारा। अटैच बैंक अकाउंट क्या होता है? अटैच बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट क्लोज कर दें, हम उनसे पैसे नहीं निकाल सकेंगे फिर। ये पावर्स हैं एफबीआर वालों के पास। पैसे पड़े रहेंगे, हम नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन वो निकाल सकते हैं अगर हमने टैक्स जमा नहीं कराया तो। पावर टू सीज प्रॉपर्टी, ताला लगा सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी को। पढ़ें जी। द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी। ये क्या मतलब है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी।
पॉलिसीज बनाना एफबीआर का काम नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का काम है। एंड टैक्स लेजिस्लेशन और ना टैक्स के लॉ को बनाना इनका काम है। फिर ये करते क्या है? बट डील्स विद करंट टैक्स सिस्टम, ये टैक्स सिस्टम चलाते हैं बस। और पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड इज द मेन एडमिन अथॉरिटी अंडर द लॉ टू मॉनिटर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अच्छा, अब ये 2-3 नंबर का सवाल आता है भाई पेपर में, पावर्स ऑफ एफबीआर। ये एक दो दफा सवाल आया पेपर में, पावर्स ऑफ एफबीआर। एफबीआर के पास क्या ताकत अवेलेबल है? अच्छा, ये जो पावर्स एफबीआर को दे दी गई हैं, क्या ये यूज करेंगे या मिस यूज भी कर सकते हैं? मिस यूज भी कर सकते हैं। द अथॉरिटीज कैन मिस यूज द अबव पावर्स विच कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अगर मिस यूज करें तो लोगों का क्या नुकसान होगा? उनकी प्रॉपर्टी या उनकी इनकम का नुकसान होगा अगर मिस यूज करें। अगर यूज करें इन पावर्स को फिर कोई मसला नहीं। नहीं, अगर वो पूछते हैं पावर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर या पावर ऑफ एफबीआर तो ये सारा ही आएगा उसके अंदर, ये सारा ही एक ही है। पावर्स ऑफ एफबीआर और पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज अ सेम हेडिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस। पॉइंट्स लिख देंगे ऊपर, तमहीद बांधने की 1-2 लाइन भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अगला सवाल क्या आएगा जी? अथॉरिटीज अगर मिस यूज करें पावर को तो इट विल रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर के खिलाफ फिर ये गलतियां हो सकती हैं, यानी टैक्स पेयर बेचारा अपनी प्रॉपर्टी धो बैठेगा या फिर जेल में जाके बैठा होगा अगर मिस यूज करें। यूज करें तो फिर कोई मसला नहीं। सो अबव पावर्स इफ रॉन्गली यूज कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। सो अब ये सारी तमहीद बांधने के बाद उसने कहा सो देयर इज अ नीड फॉर एथिक्स, इसलिए एफबीआर वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। So that tax authorities can use the powers fairly and with transparency and morality, ताकि एफबीआर वाले इन पावर्स को यूज करें ट्रांसपेरेंट होके और मॉरल वैल्यूज को सामने रखते हुए। ये कहानी सी है, पढ़ लें, याद तो नहीं करनी। जाहिद क्या एक टेक्सटाइल यूनिट है, उसका टैक्स बनता है 5 मिलियन, उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं 10 मिलियन। हाउएवर ही हैज़ टू फुलफिल हिज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, लेकिन उसको ना बाहर के मुल्क से कुछ ऑर्डर आए हुए हैं सामान के। अगर वो फेल हो जाता है इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने में तो उसके बाहर के कस्टमर्स जो है ना लूज हो जाएंगे। कंसिडरिंग हिज प्रेजेंट क्रिटिकल सिचुएशन, जाहिद बिलीव्स डैट अगर जाहिर से टैक्स आप लेने आ गए ना उसके बैंक अकाउंट से, उसके बैंक अकाउंट को सीज करके, तो उसको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि शायद जिंदगी भर उसका बिजनेस दोबारा खड़ा ना हो सके। सो ही फाइल्स अ रिक्वेस्ट टू एफबीआर को जाके उसने मिन्नत की, यार प्लीज मुझे टैक्स जो है ना किस्तों में पे करने दो। हालांकि 30 सितंबर को पे करना होता है, लेकिन मुझे टैक्स किस्तों में पे करने दो। एफबीआर स्टाफ हैज द पावर टू अलाउ हिम रिलीफ, एफबीआर के स्टाफ के पास ये पावर है कि उसे इजाजत दे दे या जुल्म करें और रिकवर दिस टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, या उसका बैंक अकाउंट बंद करके टैक्स ले ले। अकल ये कहती है, जस्टिस एंड इक्विटी डिमांड्स दैट दिस रिक्वेस्ट शुड बी एंटरटेन, उसकी रिक्वेस्ट एंटरटेन कर लें, कोई मसला नहीं यार, आप किस्तों में टैक्स दे दो भाइयों हमारे, सो दैट हिज कॉन्टिन्यूएशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ बेटर टैक्सेस इन फ्यूचर में एफबीआर वालों को ये टैक्स दे देगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उसे किस्तें बना दे ताकि इसका बिजनेस ग्रो हो जाए, ना बिजनेस बंद हो, आइंदा भी टैक्स आना खत्म हो जाए। तो जस्टिस एंड इक्विटी डिमांड्स। हमारा एक लॉ है इनकम टैक्स, एक लॉ है सेल्स टैक्स, एक लॉ है फेडरल एक्साइज लॉ, एक लॉ है और भी लॉज हैं। इन सारे लॉज ने ताकत दी हुई है एफबीआर को टू सेलेक्ट केसेस फॉर ऑडिट। दिस पावर कैन बी मिसयूज बाय सेलेक्टिंग सम केसेस while लीविंग मैनी। जानबूझ के एक ही बंदे का बार बार ऑडिट करना, होंडा वालों का करते रहे, टोयोटा वालों को छोड़ दें, यह फिर एक मिसयूज है पावर का, तो यहां भी ध्यान रखना चाहिए। तो पावर्स के में मिसयूज नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट जी, ये तो आसान से हैं, ये आप फेट के लफ्ज़ से याद कर सकते हैं। फेट, एफबीआर में फेयरनेस होनी चाहिए, एफबीआर जो काम करे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का एहसास होना चाहिए और इक्विटी का एहसास होना चाहिए। एफबीआर वालों में ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी, फेयरनेस, ये किस नाम से पेपर में सवाल आएगा? पिलर्स ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर एंड कीप चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स पेयर्स के फायदे के लिए और टैक्स अथॉरिटीज अपनी पावर मिस यूज ना करें। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, फेयरनेस। टैक्स अथॉरिटीज शुड ट्राई टू बी फेयर, should try to be neutral and impartial while administering the law। impartial का मतलब लिखें, undue favor नहीं देनी किसी को, don't give undue favor। There should be no discrimination on the basis of race or sect। तुम पीएमएलएन के, मैं भी पीएमएलएन का, कमिश्नर ने कहा चलो तुम्हें टैक्स माफ करता हूं। तुम पीटीआई के, मैं भी पीटीआई का, चलो तुम्हें टैक्स माफ करता हूं। तुम गुज्जर, मैं भी गुज्जर, चलो तुम्हें टैक्स माफ करता हूं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा एक होता है ट्रांसपेरेंसी और एक होता है ट्रांसपेरेंसी नजर आना। अब आई कैप क्लेम करता था और है भी कि मेरे में ट्रांसपेरेंसी है, पेपर सही तरीके से चेक होते हैं। तो शायद कोई ऐसा जमाना भी हो जब बच्चों को नंबर ही ना बताए जाते हों, उनको कह दिया जाता था या आप पास हैं या फेल हैं। तो फिर थोड़ा वक्त गुजरा, आई कैप ने इस काम को शुरू किया कि नंबर बताने शुरू किए। तो लोगों का थोड़ा एतमाद बढ़ा कि ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट है आई कैप, बल्कि हमें भी बता रहा है कि ट्रांसपेरेंट है, सबूत भी दे रहा है। और फिर जब वक्त आगे गुजरा तो बात यहां तक पहुंच गई कि अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने पेपर की रीचेकिंग करवानी है तो उसमें मैं आपको फर्दर डिटेल भी दे सकता हूं आपके पेपर के बारे में। तो ना सिर्फ उसका दावा होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट है, बल्कि दिखना भी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट है। ये ना हो कि आप दावा कर रहे हो आप ट्रांसपेरेंट है, लोग आपके बारे में बुरा गुमान कर रहे हो, नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। तो कभी कभी आप बता भी दें कि चीजों को दिखा के, भाई ये देखो मैं ट्रांसपेरेंट हूं। ऑल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ये अलग बात है, एंड मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी एफबीआर के अंदर होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। कई दफा कई तरीके से वो दिखा भी दें, यानी कोई जाके पूछे यार ये आप क्या क्या कर रहे हैं, तो एफबीआर वाले दिखा दें यार देखो फलां के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया, आपके साथ ये किया, फिर आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, कौन किसकी तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए? एफबीआर का नहीं, एफबीआर का सारा स्टाफ। टैक्स पेयर के एथिक्स लगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। एफबीआर के अंदर सारा स्टाफ एफबीआर के चेयरमैन को अकाउंटेबल होना चाहिए, और एफबीआर का चेयरमैन भी आगे हुकूमत में किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। यह है अकाउंटेबिलिटी का एहसास। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स। रॉन्ग डूअर्स कौन होंगे? रॉन्ग डूअर्स होंगे कमिश्नर, कमिश्नर के एम्प्लॉइज। अच्छा, कमिश्नर का एक बॉस भी होता है, चीफ कमिश्नर, वो भी हम कभी पढ़ेंगे। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ कमिश्नर। असल में कमिश्नर का भी बॉस होता है, वो चेयरमैन होता है एफबीआर का, और एक चीफ कमिश्नर भी होता है। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ कमिश्नर। इससे करप्शन स्टॉप होगी, नेपोटिज्म स्टॉप होगा और मैल एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप होगी। ये नेपोटिज्म का उर्दू में मतलब एग्जैक्ट क्या है देखें जरा, उर्दू में एग्जैक्ट मतलब अकरबा परवरी है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या, तो नेट भी नहीं चल रहा। अकरबा परवरी, हाँ अकरबा परवरी क्या है? वही जो ऊपर बात की है, किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को
आपने फेवर नहीं देनी। इक्विटी, सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे बाय टैक्स अथॉरिटीज। जो सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स हैं उन पे टैक्स सेम वे से लगाना है आपने। सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर, दो लोग हैं, दोनों की दुकान है, दोनों पे टैक्स एक ही तरीके से लगाएं। ये तो नहीं कि एक ही से लिए जा रहे हैं, दूसरे को कभी कुछ कह ही नहीं रहे क्योंकि दूसरा रिश्वत दे रहा है, ये तो गलत बात है। ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट सैलरी क्लास इज नॉट टैक्स मोर देन बिजनेस क्लास। पूरी दुनिया में ये चलता है कि सैलरी वालों पे कम टैक्स लगाया जाए और बिजनेस वालों पे थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि बिजनेस वाले के पास ऑप्शंस होती हैं, वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। सैलरी वाले के पास ऑप्शंस नहीं होती, वो बस नौकरी कर रहा है, उसी से कमा रहा है। तो टेबल 1 और 2 इसकी बेहतरीन मिसाल है। टेबल 2 में टैक्स रेट बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इरेशनल वे। अब ये पिलर्स कितने हो गए? 4। अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय एफबीआर। एफबीआर को आजकल ये इश्यूज आ रहे हैं। एफबीआर बेचारा इदारे को ये इश्यूज आ रहे हैं। एफबीआर का अपना स्टाफ करप्ट हुआ है। एफबीआर का अपना स्टाफ ही इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहा, बता देते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही जो थोड़ी देर पहले बताया। प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ कमिश्नर वर्सेस पब्लिक ड्यूटी ऑफ कमिश्नर। प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ कमिश्नर, रिश्वत ले ले। पब्लिक ड्यूटी, रिश्वत ना ले बल्कि जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को दे, और टैक्स पेयर से रिश्वत लेके उससे ये ना कहे कि तुम मुझे कम टैक्स दे दो, खैर है। प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ कमिश्नर वर्सेस पब्लिक ड्यूटी ऑफ कमिश्नर। उधर भी यही तो तस्वुर था, लेकिन उधर लफ्ज लेजिस्लेटर का था, एमएनएस एमपीएस का था, और इधर लफ्ज किसका है? कमिश्नर का। इसका क्या मतलब है? इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कुछ के लिए लॉ कुछ और बना दिया, कुछ के लिए लॉ कुछ और बना दिया, ये इनकंसिस्टेंसी है। लैक ऑफ पावर, एफबीआर को ये बड़ा इशू है इस वक्त। लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ पावर है, यानी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। कमिश्नर का स्टाफ उसकी बात नहीं मानता। कई दफा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो जाता है इनके ऊपर, कई दफा गिफ्ट भी ले लेते हैं रिश्वत के तौर पे। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन वही मतलब लिखें, कुछ के लिए लॉ कुछ कर रहे हैं, कुछ के लिए कुछ कर रहे हैं। डिस्क्रिशन होता है ना अपनी विल इस्तेमाल करना, लेकिन अपनी विल को गलत इस्तेमाल करना, ये लिख लें, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करना, डिस्क्रिशन। कुछ लोगों के लिए कुछ और कुछ लोगों के लिए कानून कुछ और बनाना। करप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। भैया ये चीज़ें कल सुनी जा सकती हैं जो रात घर बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एंड डिस्क्रिशन। ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं क्या चीज़ें? अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द एथिकल इश्यूज के नाम से ये पेपर में सवाल आता है, विच द एफबीआर इज फेसिंग। इस सारे को एड्रेस कैसे करें? टू अवॉइड पिटफॉल्स ऑफ एब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशन। ये कल क्लास आती है ना, तो मैं इस लफ्ज को एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल आप बस छोड़ दें, मैं क्लोज करना चाह रहा हूं। 7 प्रिंसिपल्स हैं कोई चीज, बस ये याद कर लें, इनको कल पढ़ लेंगे। ओपन प्लान्स, ओपन पॉलिसीज, ओपन रूल्स, ओपन फाइंडिंग्स, ओपन रीजंस, ओपन प्रेसिडेंट्स, फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स। इसको पढ़ लें, इसको इंशाल्लाह डिस्कस कल कर लेंगे। 2 मिनट लगाएं और ये आसान सी चीज है, इसको फारग कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? नंबर 1, ट्राई टू बी, एफबीआर जहन में रखें, ट्राई टू बी फेयर, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट
कुछ के लिए लॉ कुछ और, कुछ के लिए लॉ कुछ और, वो गलत बात है। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, इग्नोरिंग द रेस एंड ब्ला ब्ला। एफबीआर वालों को अगली चीज क्या चाहिए बोले? प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स लिखे टैक्स पेयर्स, और भी होते हैं स्टेक होल्डर्स। प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल टैक्स पेयर्स इन एन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी आगे बढ़ के हमारी हेल्प करें। फॉलो द लॉ कंप्लीटली, एफबीआर वालों को लॉ कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए। नो एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड टू पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। किसी को बिला वजह टैक्स माफ ना करें। टेक ऑल मेजर्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन टाइमली बेस। टाइमली बेस का क्या मतलब है? लिखें 30 सितंबर तक, हमसे 30 सितंबर तक हर तरीके से टैक्स ले लें, इससे गवर्नमेंट खुश होगी। लेकिन एफबीआर वालों के दफ्तर के खर्चे कम होने चाहिए एंड एट लोएस्ट कॉस्ट। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड्स ऑन टाइमली। हम इंसान हैं, कभी कभी ज्यादा पैसे गलती से जमा करा देंगे, तो रिफंड भी हमें कर दें वो टाइमली। शो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एजुकेट टैक्स पेयर्स अबाउट देयर राइट्स। ये नहीं कि पुलिस वाला हर वक्त डंडा पकड़ के ही खड़ा हो, भाईजान इशारा तोड़े, ये किया वो किया। कभी कभी एजुकेट भी कर दे खड़े होके। कई दफ़ा इन्होंने एक दफ़ा बांटे थे, हेलमेट बांटे थे या सस्ते बेचे थे। तो ये एजुकेट द टैक्स पेयर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। उनको ये भी बताएं, टैक्स क्रेडिट का चैप्टर भी है, चैप्टर 6, ताकि वो यही ना समझे कि हुकूमत टैक्स ही लेती है बस। एजुकेट द टैक्स पेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सो दैट टैक्स पेयर खुशी से कंप्लाई विद द लॉ। कीप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर ने इनको डाटा दे दी है एफबीआर वालों को, वो किसी को मत बताएं। विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटीज, पासवर्ड वगैरह स्ट्रांग हो एफबीआर के सिस्टम के, हैक ना हो सिस्टम उसका। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। एफबीआर वालों को चाहिए कि रिश्वत ना लें। फ्रॉम एक्शंस एंड, कई दफा गिफ्ट दिया जाता है कोई हरकत करने पे, और कई दफा आपको गिफ्ट दिया जाता है चुप रहो मत बोलो, इस पे गिफ्ट ले लो। कमिश्नर तुम बताना ही ना मैंने बिजनेस इनकम कमाई, बस चुप हो जाओ, नॉन एक्शन, इस पे गिफ्ट ले लो। तो हाईलाइट कर लें क्या इसमें, किससे करेंगे इसको आप घर जाके? फेयर एंड न्यूट्रल, क्वालिटी सर्विस, फॉलो लॉ कंप्लीटली, collect tax on timely base, refunds, honesty and integrity, avoid politic, educate taxpayer, ये चीज़ें ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल सैलरी का चैप्टर रिज्यूम करेंगे। अब इसको आज याद कर लीजिएगा आप हजरात। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टेस्ट फिर आपका अब कल होगा।